मेरा नाम आलोक है। मेरा मुंबई में अपना एक छोटा सा होटल था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं यहाँ मुंबई में नौकरी करने के लिए आया था। फिर भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी पलट दी थी कि मैं यहीं पर अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया था। मेरी जिंदगी यहाँ पर अच्छी चल रही थी। मेरे माता पिता तो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो मुंबई में ही रहते थे। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ आकर छोटी सी नौकरी करने लगा था। फिर मेरी खूब तरक्की हुई थी और मैंने अपना एक होटल कर लिया था जो सिर्फ मेरा ही था और जिसका मालिक भी मैं ही था। जिंदगी अच्छी और सुकून से गुजर रही थी क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी। मेरे होटल में 8 लड़के काम किया करते थे। वो सब खाना बनाते थे और मैं उन लोगों पर नज़र रखता था। मेरा होटल छोटा ज़रूर था, पर यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए मेरे होटल में आते थे। मुझे अपनी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी उम्र अब 28 साल की हो गई थी। मैं अपनी शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अभी तक मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया था और ना ही मेरा कहीं रिश्ता लगा था। फिर एक दिन मैं अपने होटल में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब मैं एक लड़की को देखा था। वो मुझे पहली नज़र देखते ही भाग गई थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वह मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं उसकी तरफ बार बार देख रहा था। ये सोच रहा था कि ये क्यों परेशान है और इसे क्या प्रॉब्लम है। अजीब सी बात है ना कि मेरा उससे कोई ना तो रिश्ता था और ना ही कोई संबंध था, लेकिन मैंने उसकी परेशानी को महसूस कर लिया था। फिर वह बेचैन होकर और रिक्वेस्ट भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी कि सर, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे आपके होटल के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आ गई। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? प्लीज़ इनकार मत करना और मुझे नौकरी दे देना। मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहती। मेरे होटल में हर तरह के लोग खाना खाने के लिए आते थे। और तो और मेरा पूरा का पूरा स्टाफ मेल था। उसमें कोई भी फीमेल नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने उसे नौकरी दे दी तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और यह मेरे होटल के रूल्स के खिलाफ है। मैं यहाँ पर किसी लड़की को नौकरी नहीं देना चाहता। इतने सारे लड़कों में एक अकेली लड़की कहीं मेरे होटल का नाम बदनाम ना हो जाए। बस इसी वजह से मैंने उसको नौकरी देने से साफ साफ मना कर दिया था। वैसे तो मुझे उसे काम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैंने अपने होटल के रूल्स खुद ही बनाए थे। मैं यहाँ का मालिक था, इसलिए यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलती थी। और फिर इस लड़की को यहाँ रखने से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसने फिर से कहा, सर प्लीज़ देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो जाए तो मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पर आई हूँ। उसका इतना मासूम चेहरा और उसकी इतनी मासूमियत भरी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं होता। मैंने सोच लिया था कि मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने उसे अपने होटल के सारे काम समझा दिए थे और बता दिया था कि तुम कहाँ पर काम किया करोगी। उसे मैंने सब्जी वगैरह काटने का, चीज़ों को फ्राई करने का और मसाले पीसने का काम बता दिया था। वैसे और काम करने के लिए तो मैंने कुक रखे हुए थे। वह इस बात से बहुत खुश हो गई थी। उसने फिर से कहा था, आपका बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। आपने एक मजबूर की मजबूरी को समझा। मैंने कहा कि बार बार अपनी मजबूरी के बारे में मत कहो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। फिर मैंने उसे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में ही दे दी थी। मेरे यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने मुझसे कहा कि सर, आपने इस लड़की को यहाँ नौकरी देकर अच्छा नहीं किया और फिर आपने उसे पहले ही दिन 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दी। कुछ लोग बहुत लालची होते हैं। आप देखना ऐसा ही ना हो कि वह कल काम पर ही ना आए और आपके पैसे लेकर फरार हो जाए। लेकिन वह अगले दिन काम पर आ गई थी और उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की थी। वह लगातार काम कर रही थी, टाइम से आती थी और टाइम से ही अपने घर चली जाती थी। और अब उसे मेरे होटल में काम करते हुए 1 महीना हो गया था। अपना 1 महीना पूरा होते ही उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी। उसने मुझे कहा था कि सर, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने उसके एक बार यही कहने पर उसे कुछ पैसे दे दिए थे। उसने कहा कि नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला है कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहो तो मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रात गुजार सकती हूँ। मैं जब उसकी यह बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे।
क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी थी। मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे ऑफिस के अंदर ले गया था, और फिर मैंने उस पर डांट लगाई थी। कहा था कि तुम यह कैसी बकवास कर रही हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। पैसों के लिए तुम इतनी गिर गई हो कि तुम साफ साफ शब्दों में मुझसे यह बात कह रही हो। उसने मुझे अपना नाम अविका बताया था। उसने ढीले ढीले कपड़े पहने हुए थे और वह सलवार कमीज पहनी हुई थी। उसके सर पर दुपट्टा भी रखा हुआ था। वह देखने में जवान और बहुत खूबसूरत थी और मेरे होटल में काम करने लगी थी। मेरे दांतों पर वह बहुत शर्मिंदा हुई थी और उसके बाद उसने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं कही थी। लेकिन एक दिन वह अचानक किचन से भागती हुई निकली थी। मैं हैरान हो गया था कि आखिर यह क्या मैटर है। मेन किचन में गया तो स्टाफ के सारे ही लड़के अपने अपने काम में बिजी थे। मैंने उन लड़कों से कहा कि अविका यहाँ से इस तरह से भागती हुई क्यों निकली है। क्या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है? वो कहने लगे, नहीं नहीं सर, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे शक था कि जिस तरह से वह डर कर भागी है, ज़रूर कोई ना कोई बात थी। अगले दिन जब वह सुबह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें कल क्या हो गया था, कल तुम इस तरह से क्यों भाग गई थी। उसने कहा कि आपके होटल में करने वाला जो वह नौकर है जो सांवले रंग का है, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। मैं समझ गया था कि वह किसकी बात कर रही है। वह मेरे होटल में काम करने वाले सांवले रंग के लड़के, जिसका नाम सोहन था, उसकी बात कर रही थी। मैंने उसे कहा, तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा, हाँ। मैं साइड पर खड़े होकर अपना काम कर रही थी और वह बार बार कोई चीज़ उठाने के बहाने आता और आकर मेरे शरीर के साथ टकरा जाता था और कहता था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फिर उसने आज तो हर ही कर दी। आज उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मेरी कमर में डाल दिया था और मैं वहाँ से भाग गई। मैंने कहा कि तुम्हें इस टाइम मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से भागने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोहन को बुला लिया और कहा था कि क्या तुमने ये हरकत की है? तुम जैसे लोगों की वजह से औरत इज्जत की रोटी कमाने के बजाय किसी गलत काम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उनको ये एहसास होता है जहाँ हम इस इज्जत से काम कर रहे हैं वहाँ भी हम इज्जत से महफूज नहीं हैं, तो फिर हम वही काम कर लेते हैं। तुम जैसे मर्द उन्हें कोठे की तरफ धकेल देते हैं। सोहन ने सर, यह खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैं आपके साथ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और इस लड़की को आए हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। आपने उसकी बात मान ली और आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। बात तो सोहन की भी ठीक थी, लेकिन फिर मुझे एक और लड़के ने इशारा किया कि ये लड़का ही गलत है, इसने लड़की को छेड़ा है। बस, फिर मैंने फ़ौरन ही फैसला कर लिया था कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने सोहन से कहा कि मैं तुम्हारा हिसाब फाइनल कर देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो मेरे होटल से चला गया, पर जाते जाते के गया कि सर, इस लड़की की वजह से आपने मुझे काम से निकाल दिया है। यह लड़की आपको एक दिन अपना असली रूप ज़रूर दिखाएंगी। फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था और यह गलत। जाहिर सी बात है, उसको मैंने काम से निकाल दिया था, तो वह मेरी इस बात पर तारीफ तो नहीं कर सकता था। इसीलिए वह इसका नाम की बातें करते हुए वहाँ से चला गया था। लेकिन शाम को मुझे मेरे हेड ने कहा था कि सर, आपने इस लड़की को यहाँ पर रखकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब इस तरह के मैटर्स तो होते ही रहेंगे। एक जवान और खूबसूरत लड़की का इतने सारे लड़कों में काम करना कोई मजाक बात नहीं है। और आप यह भी जानते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले सारे ही लोग परदेसी हैं और अपनी अपनी पत्नियों से दूर हैं। कोई 4 साल से अपने घर नहीं गया, तो कोई 6 साल से नहीं गया होगा, तो कोई 8 साल से नहीं होगा। ऐसे में एक खूबसूरत लड़की उनके साथ काम करेगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा कि यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या किसी मर्द से इतना भी कंट्रोल नहीं होता कि वह अपनी पत्नी से नहीं मिला है तो किसी भी औरत पर हाथ डाल देगा? वो आदमी मेरी बात सुनकर खामोश हो गया था। उसने कहा कि आपको मर्दों के बारे में अभी पता ही कहाँ है सर। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनका सिर्फ अपनी पत्नियों से ही दिल नहीं भरता, बल्कि दूसरी औरतों पर भी नज़र रखते हैं। लोग तो पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और उसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने कहा कि मर्दों को शादी करने की परमिशन है, तो वह इस चीज़ का बहाना ना बनाएं कि हम तो दूसरी शादी सिर्फ गलत काम के लिए ही कर रहे हैं। और किसी भी मर्द को अपनी पहली पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हो जाती है, तो वह उसे सहारा देना कि उस औरत के साथ कोई गलत काम करे।
मैंने उससे अगर अविका को कम पर मैंने रखा है तो उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। मेरे दिल में अगर अविका के लिए मोहब्बत भरी फीलिंग्स नहीं होती तो मैं भी कभी उसे ना तो इस नौकरी पर रखता और ना ही उसके लिए अपने इतने पुराने नौकर को नौकरी से निकाल देता। ये बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में वो अपनी एक स्पेशल जगह बना चुकी थी, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्या वह शादीशुदा थी, उसके माता पिता थे, या उसकी कोई मजबूरी थी यहाँ पर काम करने की? आखिर वो यहाँ पर काम क्यों कर रही थी? मुझे उससे धीरे धीरे यह सब कुछ पूछना था। और अगर वो कुंवारी थी तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, मुझे नहीं लगता था कि वह शादीशुदा थी, क्योंकि उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है। वह कम उम्र की थी, उसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। वो तो एक कमसिन सी लड़की थी। जब होटल में रात को थोड़ा खाना बच जाता था तो वह खाना पैक करके अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह वो अपने घर से मेरे लिए कुछ बनाकर लाई थी। पता नहीं उसने किसी से पूछा था या उसने इस बात का आइडिया लगा लिया था, लेकिन जो भी था उसने ठीक आइडिया लगाया था कि मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। वह कहने लगी कि आपके लिए मैं कुछ बनाकर लाई हूँ, आप मेरी इतनी मदद करते हो, मैं बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा ही बना लाती हूँ। मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो मेरे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाई थी। मैंने जैसे ही खीर टेस्ट की तो मैंने उससे कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, ये मुझे बहुत पसंद आई है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने कहा कि यही खीर तुम मेरे होटल पर भी बनाया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगा। मैंने उसको अच्छे पैसों पर रखा हुआ था, अलग से भी उसे मैं पैसे दे दिया करता था, और होटल के लोग भी उसे टिप वगैरह दे दिया करते थे, और होटल का बचा हुआ खाना भी वह घर ले जाती थी। लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी, और उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि क्या मैटर है, तुम क्यों परेशान रहती हो? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि आप क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? अब इंसान बार बार तो नहीं पूछ सकता और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, वरना सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं यह क्यों मेरी कहानी के बारे में जानना चाहता है। इसीलिए मैंने उससे दोबारा कोई सवाल नहीं किया। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कोई भी होटल की तरफ आने वाला नहीं था, और जगह जगह पानी भर गया था। बस गाड़ी में बैठकर कुछ कस्टमर आए थे, लेकिन फिर वह भी चले गए थे। अभी होटल को बंद होने में 1 घंटे का टाइम रह गया था। मैंने सबको छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा कि आप सब अपने अपने घरों को चले जाओ। बहुत टाइम बाद बारिश हुई है, कुछ पता नहीं कहीं ज़्यादा ही ना पड़ जाए। क्योंकि इस इलाके में बारिश बहुत कम होती थी, अब लोग धीरे धीरे अपना सामान उठाकर जाने लगे थे। अविका भी जा रही थी। उसने दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा, और मैं खुद होटल में ही बैठ गया था। मैंने सोचा कि आज थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे भी घर जाना था, लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गया था कि वह वापस आ गई थी। मुझे लगा कि शायद वो अपना कोई सामान भूल गई होगी, लेकिन मेरे ऑफिस में आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उससे कहा था कि क्या बात है, जबकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि वह क्या चाहती है। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है अभी। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया है यह सब? तो वह कहने लगी कि लोग आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन लिया था। अगर आप कहोगे तो मैं वह काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी एक आदमी के लिए करती है। मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात से नाराज़ हो जाओगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। इसीलिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो, इसके बदले में है, वह सब करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे हैरान होकर देखा था, क्योंकि इससे पहले जब उसने यही बात कही थी तो मैंने उसे बहुत डांटा था। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वह मुझे इस तरह के ऑफ़र दे रही थी, वो भी रात के टाइम पर, जब इस होटल में सिवाय मेरे और उसके कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंद की लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनता है तो वह क्या सोचता है? जाहिर सी बात है, वह यही सोचेगा कि यह लड़की तो ठीक नहीं है। लेकिन वो शक्ल से ही बहुत ज़्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया था, जब खुद ही फल मेरी गोद में गिरने को तैयार था। तो मैं क्यों पीछे हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे होटल के रूम में ले गया था। मैंने कहा कि अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। मैंने उसे कहा, तुम्हें किसने पैसे चाहिए?
एक दिन के लिए तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो। अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहूँ तो चलेगा, लेकिन तुम्हें पैसे बहुत मिलेंगे। पहले तो उसने कहा, हाँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है, वह बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ नज़र भरकर देखने की कोशिश की तो वह फूट फूट कर रोने लगी थी और ज़मीन पर बैठ गई थी और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था और वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। वह कहने लगी कि मुझे जाने दो प्लीज़ सर, मुझे जाने दो, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं एक पल को कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी पीछे हट गया था। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और उसका कॉन्फिडेंस जाग गया था। मैंने कहा कि अब मुझे यह बताओ कि तुम्हारी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम यह सब करने को तैयार हो गई हो, और भगवान के लिए मुझसे झूठ मत बोलना। उसने कहा कि मैं अब आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उसे कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और अब वह मुझे रास्ता बताती जा रही थी और हम जा रहे थे। रास्ता बहुत दूर तक तक जा रहा था। हम लोग आबादी से काफ़ी दूर आ गए थे। अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं एक होटल का थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं एक होटल का मालिक हूँ और ये लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए, फिर अपनी अदाओं से मुझे लुभाने की कोशिश करती है, फिर मुझे एक गलत काम करने का ऑफ़र देती है और अब कह रही है कि मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह सब कुछ एक प्लान के मुताबिक कर रही है और मुझे अपने किसी जाल में फंसाना चाहती है। अब ये जहाँ मुझे ले जा रही थी, कहीं वहाँ पर मुझसे सब कुछ छीन ले, मेरी गाड़ी भी मुझसे ले ले। मेरी जेब में कुछ पैसे भी थे, मेरे पास 2 महंगे मोबाइल भी थे। वह सब कुछ अगर इसने मुझसे छीन लिए तो क्या होगा? किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आज तो बारिश का दिन था। इतने दिन तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उसे आज ही यह सब कुछ क्यों याद आ रहा था? क्योंकि बारिश में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता, मेरे दिमाग में हज़ार तरह की बातें आ रही थीं। जब अचानक से उसने कहा कि वह सामने गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दो। ये घर मुझे बहुत छोटा सा लग रहा था। ऐसा लगता था घर की दीवारें तो पक्की हैं, लेकिन शायद ऊपर से छत कच्ची बनी हुई है। वह भी गाड़ी से उतर गई थी और हम लोग घर के अंदर चले गए थे। घर की हालत देखकर आइडिया हो रहा था कि यहाँ पर गरीबी राज करती थी। इस घर में कुछ भी नहीं था। सामने ही किसी बच्चे के टूटे फूटे खिलौने पड़े हुए थे। मैं समझ गया था कि यह लड़की शादीशुदा है और उसके तो बच्चे भी हैं, लेकिन जब भी वो काम पर आती थी, वह बच्चे को तो अपने साथ नहीं लाती थी। शायद यह अपने बच्चे को घर पर ही छोड़कर जाती थी। बच्चे की चीज़ें तो पड़ी हुई थीं, मगर बच्चा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर बच्चे की एक पुरानी सी वॉकर थी और कुछ खिलौने थे। उन पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, लेकिन शायद बच्चा कमरे में था, वो मुझे कमरे में ले गई। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ था, जिसका आधा शरीर लाचार हो चुका था, लेकिन वह जाग रहा था और कुछ अजीब अजीब से इशारे करते हुए अविका से पूछने लगा कि यह कौन है। अविका ने भी इशारे से बताया कि यह मेरे सर हैं, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, ये वहाँ के मालिक हैं। फिर उसने उस आदमी पर ब्लैंकेट डाल दिया था और उसे पानी पिलाने लग गई थी। उसके बाद उसने दवाई भी खिलाई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि सर, आप मेरे साथ बाहर आकर बैठ जाओ। मैं उसके कमरे से बाहर आ गया था। यहाँ पर एक कमरा था और बाहर सिर्फ एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। आंगन तो मैंने समझाने के लिए कह दिया। बस एक छोटी सी ही खाली जगह थी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया था और ये सोचने लग गया था कि घर में बच्चे के खिलौने तो पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चा मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया। फिर अविका बाहर आ गई थी और एक छोटे से स्टूल पर मेरे सामने आकर बैठ गई थी। उसने कहा कि आपको मेरा घर कैसा लगा? मैंने उसे कहा, तुम्हारा यह घर बहुत अच्छा है। फिर उसने बताया कि अंदर जो आदमी लेटा हुआ है ना, वह मेरा पति है। यह सुनकर तो मेरे हाथ, जो उम्मीद का शीशा था, वह चकन्नाचूर हो गया था, क्योंकि मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और यह पहले से ही शादीशुदा निकली थी। उसने कहा कि मेरा पति बीमार है और मैं उसी के इलाज के लिए पैसे जमा करती हूँ। मैंने कहा कि हाँ, यह तो मैंने देख लिया है, तुम सच में बहुत मजबूर हो। क्या हुआ था तुम्हारे पति को जो उनकी हालत ऐसी हो गई? इस पर अविका ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पति के साथ आखिर हुआ क्या था? उसने कहा कि जब मेरी उससे शादी हुई थी तब भी वह ऐसा ही था।
मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान के साथ करवा दी गई थी जिसे पैरालाइज है। आखिर किसने तुम्हारी शादी इसके साथ करवाई थी? और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं? अविका ने बताया कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। पहले सिर्फ उसके एक हाथ पर पैरालाइज हुआ था। उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी, क्योंकि वह एक हाथ से लाचार हो गया था, लेकिन इसका दूसरा हाथ ठीक था। वो मुझे एक हाथ से खूब मारता था। भगवान ने हमें औलाद भी दी थी, लेकिन वह भी इस दुनिया से चली गई। मेरी बेटी 2.5 साल की थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसे निमोनिया हो गया था और वह बुखार से तड़प रही थी, और फिर भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। इसीलिए, क्योंकि उसका यहाँ पर ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। मैं तो लोगों के घरों में काम करने जाती थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी इस इंसान के साथ आखिर किसने करवाई थी? तो उसने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे इसके हाथों बेच दिया था, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत लालची लोग थे। ये मुझसे उम्र के बहुत बड़ा है, और इसने मेरी खूबसूरती देखते हुए मुझे मेरे माता पिता से खरीद लिया था। मैं तो जिस दिन से पैदा हुई हूँ अत्याचार बर्दाश्त करती आ रही हूँ। ये अभी भी मुझ पर हाथ उठाता है। मैंने कहा कि ये अभी भी तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है? ये तो बीमार है। उसने कहा कि अब इसका पैरालाइज बढ़ गया है, और अब इसकी टांग पर भी पैरालाइज हो गया है। इसे कानों से ठीक से सुनाई भी नहीं देता, ये बोल भी नहीं पा, लेकिन एक हाथ इसका अभी भी चलता है। उसने एक डंडा अपने पास रखा हुआ है जो इसके बेड के पास ही रखा रहता है, और उसे अपने हाथ की उंगलियों में पकड़ पकड़ कर जब वह गुस्से में होता है तो इशारे से मुझे बुलाता है। मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ और वो डंडे के साथ मुझे मारना शुरू कर देता है। तभी तो मैं ये ढीले ढीले कपड़े पहनती हूँ, ताकि मेरे शरीर पर जो जख्म के निशान है वह किसी और को ना दिख जाए। अगर कोई मेरे जख्म गिनने बैठ गया तो उसे सुबह हो जाएगी। यह आदमी मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। उसकी यह बातें सुनकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि फिर भी तुम इस घटिया इंसान का इतना ख्याल रखती हो, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? और तुम उसके लिए पैसा भी कमाती हो, और इस आदमी के लिए तुम मेरे सामने भी रात गुजारने के लिए तैयार हो गई थी। अरे तुम इसको मार क्यों नहीं देती हो? ऐसे लोगों का इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, जो औरत को कुछ नहीं समझते, और वो ऐसी औरत को जो एक घटिया मर्द के लिए इतनी मेहनत से पैसा कमाती है और उसका ख्याल रखती है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शायद मैं खुद भी कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन गुस्से में मैं इसको इस तरह की एडवाइस देने लगा था। उसने कहा कि मैं क्या करूं, यह जैसा भी है, पर है तो मेरा पति ही, और मैं अपना सुहाग नहीं उजाड़ सकती जब तक इसकी सांसें चल रही हैं। मैं इसकी पत्नी हूँ। मेरी जिंदगी के शामिल होने वाले सारे लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। यह मेरे साथ इसलिए बुरा कर रहा है क्योंकि यह मुझे भी बुरा बनाना चाहता है। ये सब तो जाएंगे ही एक दिन नरक में, और इनसे सवाल भी ज़रूर किया जाएगा। इनको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया तो फिर मुझे भी सज़ा मिलेगी। फिर मेरे साथ बुरा करने वाले लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये इस दुनिया में जीत जाएंगे, लेकिन भगवान के यहाँ जाकर तो मेरी ही जीत होगी, और यह सारे के सारे हार जाएंगे। मैंने कहा कि तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि अगर यह मर गया तो लोग इसकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाएंगे, लेकिन अगर यह अपनी मौत मर गया तब भी सब मुझे ही बुरा कहेंगे कि मैंने अपने पति को मार डाला। क्योंकि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा पति ऐसी हालत में है और मुझे मारता है, फिर भी मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आता। यहाँ आसपास के लोग कहते हैं कि यह अपने बीमार पति को छोड़कर बाहर घूमने के लिए जाती है, या फिर धंधा करती है, या गलत तरीके से पैसा कमाती है, वरना इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका पति ऐसे बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ हो और इसे मारता भी हो, फिर ये उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? मैं किस किस को जवाब दूं? मैं तंग आ गई थी। इसीलिए सोचा कि इल्ज़ाम तो मुझ पर वैसे भी आना था, तो फिर मैं कुछ गलत कर ही लेती हूँ। तभी आपको मैंने वह सब कुछ कह दिया था। मुझे माफ़ कर दो। मैं वो सब नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत इज़्ज़तदार लड़की हूँ। मैं बेबस हो गई थी और परेशान हो गई थी। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम खुशी रखा था। सिर्फ इस इंसान की वजह से मुझसे दूर चली गई। वो बहुत बीमार हो गई थी। मैं उसके इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम करने गई हुई थी, लेकिन जब घर वापस आए तो मेरे पति ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी, और जब मेरी आँख खुली
तो मेरी बेटी की आंखें बंद हो चुकी थीं और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैंने अविका की बात सुनने के बाद उसके हाथ पर अपने दोनों मोबाइल और मेरे पास जो पैसे थे वह सब कुछ रख दिए थे और उससे कहा था कि यह मोबाइल बेच देना और इन पैसों को इस्तेमाल कर लेना और नौकरी पर भी आना। मैं चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे पति को कुछ कहना चाहता हूँ। तुम इसको बाद में सब कुछ बता देना। मैं उसके पास गया और मैंने उसके पति से कहा कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है और तुम हो कि उसको नुकसान पहुंचाते हो। अगर एक दिन तुम उसके साथ अच्छा सलूक कर लोगे ना, तो भगवान की कसम अपने कदमों पर खड़े हो जाओगे। वो मुझे हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं उससे क्या बोल रहा हूँ। मैं वहां से निकल आया था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मुझे समझ आया था कि उसने क्यों अपनी बेटी का सामान वहां पर रखा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आती थी और हर चीज़ों पर जितनी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी उसका मतलब यही था, जिसका सामान था वह बेचारी तो इस दुनिया में नहीं थी। मैं वहाँ से चला गया था। मैं गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि यह दुनिया कितनी बुरी है कि लोगों ने तरफ औरत को इतना बुरा बनाया हुआ है कि अगर वह अच्छाई भी करे तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यह अच्छी नहीं हो सकती, और वही दूसरी तरफ मर्द को ऐसा बनाया है कि अगर मर्द औरत को गलत काम करने पर इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने तो अविका को इनकार किया था, वरना आज ऑफिस में कोई भी नहीं था और बारिश हो रही थी, और अविका ने तो मुझसे खुद कहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने इनकार करके यह साबित कर दिया था कि अगर मर्द पवित्र है और पाप करने का इरादा नहीं रखता है, तो उसे खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी बहका नहीं सकती, और वो भी इस पाप से बच गई थी। अविका काम पर आती थी तो मैं उससे कोई बात नहीं करता था। वो भी अपने काम में बिजी रहती थी, क्योंकि मुझे सच में उससे बहुत हमदर्दी हो गई थी और मोहब्बत भी थी अभी भी। लेकिन मैंने उसे अपने दिल में कहीं छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता था कि वह कभी भी मुझसे शादी करेगी, क्योंकि वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वह अपने पति को छोड़ने वाली होती तो अभी तक छोड़ चुकी होती। मैंने अविका को अपने दिल में किसी के कोने में दबाकर रख दिया था, जहाँ पर वह हमेशा के लिए सेव रहने वाली थी। लेकिन मैं उससे खुद जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरी कभी नहीं हो पाएगी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा था कि तुम्हारे पति का बिहेवियर अब तुम्हारे साथ बेहतर हुआ या नहीं। क्या वह अभी भी तुम्हें मारता रहता है और तुम खामोशी से मार खाती रहती हो? लेकिन एक दिन में उसे देखकर हैरान रह गया था। आज वह बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मेरे ऑफिस में आई और कहने लगी, सर मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे लगा कि शायद फिर से वह मेरे लिए कुछ खाने का बनाकर लाई होगी, लेकिन इतने दिनों तक तो वह मुझसे दूर दूर रह रही थी और मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर अचानक से उसे मेरा ख्याल कैसे आ गया था। मैं उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे यह सब कुछ नॉर्मल है और मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या लाई हो तुम? तो उसने मेरे सामने मेरे दोनों मोबाइल मेरी टेबल के ऊपर रख दिए थे। मैंने उसे कहा कि तुमने अभी तक इनको बेचकर इस्तेमाल नहीं किया। तो वह कहने लगी कि नहीं, मुझे इन्हें बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। दरअसल मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। मैं उसकी बात पर चौंक गया था। मैंने कहा कि यह सब कैसे हुआ? उसने कहा कि उस दिन के 2 हफ्ते बाद ही रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मरने के बाद लोगों ने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई थीं, लेकिन मैंने उनकी बातें सुन ली थीं, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये इन लोगों की आखिरी बातें हैं। आगे मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया था, और आज मैं आपको इसलिए यह सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि बहुत जल्द ही मेरी शादी होने जा रही है, और वह भी बहुत अच्छे इंसान के साथ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं हैरान रह गया था कि वह अपने पति के मरते ही इतनी जल्दी शादी भी कर रही है। अगर उसका पति दुनिया से चला गया है तो वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मुझे बताती तो कि उसे कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ था। उसने मुझे आखिरी वक्त पर बताया था कि अगले महीने की 2 तारीख को मेरी शादी है, आपको ज़रूर आना है। मैं बहुत परेशान था। अगले महीने की 2 तारीख 10 दिन बाद ही आ गई थी। उस दिन मैंने होटल के सारे लोगों को छुट्टी दे दी थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे पता था
कि आज वो किसी और की हो जाएगी। अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये मौका हाथ से जाने क्यों दिया। वैसे भी उसके पति को किसी न किसी दिन तो मरना ही था। मैं ही उससे बात कर लेता तो वह मुझसे शादी करने से कभी इनकार नहीं करती। लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई भी आसानी से अच्छा लड़का मिल गया होगा। उसे तो कोई भी मिल सकता था। मेरा दिल टूट चुका था जब दरवाजे पर अचानक मुझे हलचल की आवाज़ सुनाई दी थी और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गया था कि सामने कोई और नहीं बल्कि अविका खड़ी हुई थी और वह दुल्हन बनी हुई थी। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी हो गई है क्या? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारा पति कहाँ है? तुम दुल्हन बनकर यहाँ क्यों आई हो? वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मेरा दूल्हा और मेरा होने वाला पति तो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर अचानक से मैं समझ गया था कि वह क्या कहना चाह रही है। उसने कहा कि मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। आप ही वही इंसान हो जिसने मेरी मदद की और मेरी हिफाजत की और मेरी मजबूरियों को समझा, मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली। मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे आपसे अच्छा पति मिल जी नहीं सकता। जब उसने ये बात कही तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस टाइम मुझे खुशी हो रही थी। मैं बेयकीनी से उसे देख रहा था और खुशी में पूरी तरह से हैरान हो गया था। मैंने उसे गले से लगा लिया और हम लोगों ने उसी दिन शादी कर ली थी। अब वो मेरी पत्नी है और हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। वह मेरे घर को अच्छी तरह से संभालती है और अब तो वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। फिर जब 9 महीने पूरे हो गए तो उसने बेटी को जन्म दिया। वो कहती है कि यह मेरी वही बेटी है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। अब ये वापस मेरी ज़िंदगी में आ गई है। मैं इसका नाम खुशी रखूंगी। मैं भी उसे कहता हूँ कि हाँ, तुम इसका नाम खुशी की रखना, बहुत प्यार नाम है। और तुम यही समझना कि तुम्हारी बेटी दोबारा से वापस आ गई है। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी खुशी वापस कर दी है। उसके मेरे घर को घर बना दिया है। उसके दम से मैं होटल और भी अच्छा चल निकला है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अविका के रूप में एक खूबसूरत और अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है, क्योंकि मैंने पाप नहीं किया था। अगर मैं उस रात उसके साथ वह पाप करके अपनी हवस को पूरा कर लेता तो शायद आज मैं बर्बाद हो चुका होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने हमेशा उसकी मदद की थी और फिर वही मेरे लिए सब्र का फल बनकर मेरी जिंदगी में आ गई थी। अविका बेचारी की जिंदगी में भी अब सुकून आ गया है, क्योंकि जब वह अपने माता पिता के पास थी तो उन लोगों ने भी उस पर बहुत अत्याचार किए और शादी के बाद उसके पति ने भी उसकी जिंदगी को दुश्वार कर दिया था। मेरे घर में वो बहुत सुकून से रहती है और मेरे साथ बहुत खुश है और उसे भी यही लगता है कि मेरी जिंदगी में आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। भगवान ने हम दोनों को किस तरह से मिलाया था और हमारी इस सच्ची मोहब्बत को पूरा कर दिया था। अब वह मेरी पत्नी है और मैं पिता बन गया हूँ। वह मेरी मनपसंद औरत है और एक मर्द को जो खुशी अपनी पसंद की औरत से मिलती है वह कहीं से नहीं मिल सकती। मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अविका जैसी पत्नी मिली है। वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। उसके होने से मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई है और मेरी ज़िंदगी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।